Good morning, India. Hello, friends. Today is 2nd November 2021, and we are going to discuss and analyze what to study in today's The Hindu newspaper. तो कल के अखबार में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, देखिए उसमें से हमने एक क्वेश्चन भी बनाया था कल, और दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास। और आज उसी से रिलेटेड देखो अगला आर्टिकल आ गया है। जब मज़ा आता है जब ऐसे सीरीज में आर्टिकल्स आते हैं। सो यहाँ पे दिया गया है इंडिया विल अचीव नेट जीरो एमिशन। कल का जो आपने आर्टिकल देखा था अगर वीडियो को, तो उसमें आपने देखा रहा होगा G20 में जाकर के जो प्रोक्लेमेशन हुआ था, लीगली नॉन बाइंडिंग और टाइम बाउंड मैनर में हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसा सारी कंट्रीज ने बोला था फॉर एमिशन रिडक्शन। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था कल का, आपकी स्क्रीन के सामने है। विदाउट टाइम बाउंड एग्रीमेंट बाय द टॉप इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, हाउ फार द रिसेंटली हेल्ड G20 समिट इज लाइकली टू अचीव नेट जीरो एमिशन गोल्स बाय द एंड ऑफ मिड सेंचुरी। ऐसा कल हमने डिस्कस किया था, और आज इसमें फर्दर इनपुट्स आए हैं जिससे आप अपने आंसर्स का एनरिचमेंट कर सकते हो और अपनी नोट्स को फर्दर अपडेट कर सकते हो। सो हियर वी हैव सम पॉइंट्स इंटरेस्टिंग। और दूसरा आर्टिकल भी हमने कल डिस्कस किया था, ब्लैंकेट बैन लगाया है जो कोर्ट ने फायर क्रैकर्स पे, कि किसी भी टाइप का, इवन ग्रीन क्रैकर्स भी नहीं यूज कर सकते हैं। तो कल हमने देखा था ये एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए, एंड इट वाज अगेंस्ट डेमोक्रेटिक आइडियाज। किसी डेमोक्रेसी में आप एक जुडिशरी डायरेक्ट बैन नहीं लगा सकती। बैन लगाना इज नॉट अ बैड आइडिया, बट किसके पास में इसका राइट होना चाहिए। जुडिशियल ओवररीच भी है और लोगों के पास भी अपने राइट्स हैं सेलिब्रेट करने के लिए। हाउएवर, इफ इट इज थ्रेटनिंग द राइट्स ऑफ अदर्स और इट इज डेट्रीमेंटल टू द लाइफ ऑफ एनी अदर पर्सन, देन ऑफ कोर्स इट कैन बी डाइल्यूटेड। लेकिन जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनसे इस तरीके का कोई खतरा नहीं है, और ओवरऑल बैन लगा देना, इसके बारे में इसको रिकंसिडर किया जाना चाहिए। जनरली क्या होता है, लेट्स सी दिस न्यूज इन डिटेल, कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, दे लाइक कंप्लीट बैन ऑन एनीथिंग। तो इसके कारण से जैसे कोविड-19 आया तो सीधे सीधे पार्शियल लॉकडाउन ना करके दे हैव अपील्ड फॉर फुल लॉकडाउन। एक्चुअली इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट। जो भी हैं लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स दे टेल मी कि एक्चुअली इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट एनीथिंग विच इज पार्शियल। जैसे बोल दिया गया कि आप ग्रीन क्रैकर्स यूज कर सकते हो, और आपको आंसर लिखने में या फिर बताने में, आर्म चेयर एडवाइस देने में इट्स गुड फॉर यू कि आप बोल दो कि ग्रीन क्रैकर्स अलाउ कर दिए जाएं, बाकी क्रैकर्स अलाउ ना करे जाएं। लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बन जाता है फ्रेंड्स, कैसे इसको फिल्टर किया जाएगा, और क्या इतने माइन्यूट लेवल पे हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है कि इसको कर पाएगी रेगुलेट। लोग पैकेट यूज करेंगे ग्रीन क्रैकर्स का, अंदर में कौन सा होगा, फिर इसके लिए एक पूरा केस हो जाएगा। सो इट विल बिकम अ वेरी डिफिकल्ट। और जनरली ये सब होता है दिवाली के टाइम पे या किसी फेस्टिवल के टाइम पे, जब वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ज़्यादा डिफिकल्ट होता है उनको मैनेज करना, तो मैन पावर इंगेज्ड होते हैं अदर जगहों पे। इसीलिए वो लोग चाह रहे थे ब्लैंकेट बैन, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ये डेमोक्रेसी के भी अगेंस्ट में है, और इससे फिर क्या है, बिजनेस भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा, और लोगों का मूड जो है सेलिब्रेशन का वो भी डाउन होगा। एंड इट माइट ऑल्सो क्रिएट अ कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कि XYZ रिलीजन के लिए तो आप कुछ भी नहीं बैन करते हो और हिंदूज के लिए सब कुछ बैन करते हो। सो दिस काइंड ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स कैन बी प्रोवोक्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। तो इन सबको कंसीडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हो कि सब कुछ बैन कर दिया, ये दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। NGT के ऊपर भी बोला है। तो हियर वी कैन सी ब्लैंकेट बैन नहीं लगा। अब अपने काम की चीज इसमें से क्या है, इसको हम देखते हैं। सिर्फ लास्ट वाला जो ये दिया गया है ये आपके काम का है, मैकेनिज्म टू स्टॉप मिसयूज, इसको आप बढ़ाइए, ऐसा कोर्ट ने बताया है। आप एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए कि कैसे इसका मिसयूज बचाया जा सके। बाकी कंप्लीट बैन इज नॉट अ गुड आइडिया। अब देखो आगे इसमें क्या होता है। यहाँ पे दिया गया है फिर ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, दिस कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम्स।
और मेंस के लिए टॉपिक नहीं है, सो प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कम डेंजरस होते हैं, कम हार्मफुल होते हैं, लेकिन हार्मफुल और डेंजरस होते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। सो ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है कि ग्रीन क्रैकर्स आर लेस डेंजरस एंड लेस हार्मफुल, और अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा स्टेटमेंट में दे आर नॉट डेंजरस एंड नॉट हार्मफुल फॉर environment and human health, then it is wrong, because they are also containing some harmful chemicals as well, but the amount is less and the degree of pollution that they create is well within the human limits that we can be exposed. किसने इसको डेवलप किया है? वेरी इंपॉर्टेंट, CSIR, सेंट्रल साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का जो काउंसिल है, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने डेवलप किया है इसके लिए। एक दूसरी इंटरेस्टिंग बात है कि जो ये पटाखे होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका रेगुलेशन कौन करता है? तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पीजो, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो कभी आपको ये लग सकता है डिफिकल्ट टू कनेक्ट, बट इट इज लाइक दिस। इनको क्यों बोला जाता है ग्रीन है? क्योंकि ये पटाखे जो हैं वो आग तो लगाते हैं, लेकिन उसके साथ में फिर क्या करते हैं, अपने लिए पानी का भी अरेंजमेंट करते हैं। मीन्स दे क्रिएट मॉइस्चर अराउंड देम। जो भी यहाँ पे गैसेस होती हैं उनको उसमें से मॉइस्चर को कंडेंस करा देते हैं। ऐसी मैकेनिज्म होती है, एंडोथर्मिक मैकेनिज्म होती है जब इनको क्रैक किया जाता है। मीन्स दे कंज्यूम एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, और जैसे ही वाटर वेपर्स तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, और उसका जब एनर्जी इन्होंने ले लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, देन दे गेट कंडेंस्ड, और जैसे ही उनका कंडेंसेशन होता है तो जो डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, जिनको हम पर्टिकुलेट मैटर्स भी बोलते हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो उन पर्टिकुलेट मैटर्स के ऊपर एक पानी की लेयर आ जाती है, और सभी को ले करके ये नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ड्यू, और पूरा एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है। तो ऐसा फिर ब्रीदिंग डिफिकल्टी वगैरह जो हुआ करती है लोगों को, वो नहीं होती है। सो इट इज़ अ गुड आइडिया, इट इज़ अ ग्रेट आइडिया। इसके बाद है दूसरा, इसमें रीज़न है क्योंकि इसमें जो नॉइस का लेवल है वो पर्टिकुलरली काफ़ी कम होता है वो, और 30 to 35% रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर भी होता है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो 8 गैसेस जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेंशन की गई हैं, उनमें से बहुत सिग्निफिकेंट हैं ये, तो इनको नहीं रहने देते हैं इसमें। इनका लेवल इसमें कम होता है, इसमें 1/3 के आसपास ये कम होता है। और बेसिकली इसमें लाइट और साउंड होती है, तो हमें मज़ा आता है लाइट और साउंड से, ना कि उसकी स्मेल से। तो इसलिए लोगों के लिए अपीलिंग भी है। कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी हैं जो आप देख सकते हो। लोअर एल्यूमिनियम वाले हैं, कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ साउंड करते हैं, लाइट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ई क्रैकर्स भी डेवलप करे जा रहे हैं CSIR के द्वारा। तो जिस दिन ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, हम लोग व्हाट्सएप पे भी क्रैकर्स भेज सकते हैं, एंड इट विल गिव सम फीलिंग। और ई दिवाली भी सेलिब्रेट होगी, ज़्यादातर लोग स्क्रीन पे ही रहते हैं। देन आपकी एक न्यूज़ ये वाली जो है, इंडिया नेट जीरो कैसे अचीव कर पाएगा, इसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें बोली हैं। इसमें एक और क्वेश्चन आपके काम का हो सकता है जो प्री में पूछा जा सकता है आपसे, जैसे ग्लासगो के बारे में ये हुई थी तो कहाँ पे है ये, तो आप देख सकते हो ये यूके का मैप है। ये वाला एरिया जो है पूरा, इसको हम बोलते हैं यूके रीजन है ये। और इसमें पूरे यूके में 4 चीज़ें आती हैं। एक तो आता है इंग्लैंड, दूसरा है दिस इज इंग्लैंड, दिस इज वेल्स एंड दिस इज स्कॉटलैंड। और स्कॉटलैंड में ये देखिए आप ग्लासगो है इसके सेंट्रल पार्ट पे, और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड को भी अगर इसमें मिला दिया जाए तो कंप्लीटली इसको यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। सो कहाँ पे सिचुएटेड है ये? लार्जली यूके में। यूके में भी किस कंट्री में? 4 कंट्रीज का, 3.5 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है यूके। और इसमें भी जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूके है, स्कॉटलैंड, ये यहाँ पे सिचुएटेड है ये।
कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं इसके किनारे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आयरिश सी साउथ में है, नॉर्थ सी नॉर्थ ईस्ट में है इसके, जैसा कि नाम में ही लिखा है, और इधर जो है अटलांटिक तो है ही है। सो अटलांटिक, नॉर्थ सी एंड आयरिश सी, इन सब के बीच में इधर है। तो आपसे ऐसी भी लोकेशन पूछी जा सकती है कि ग्लासगो इज सिचुएटेड वेस्ट ऑफ नॉर्थ सी, नॉर्थ ऑफ आयरिश सी, या कुछ भी ऐसे करके एक स्टेटमेंट बन सकता है। सो द पॉइंट हियर इज यू नीड टू हैव अ गुड क्लैरिटी ओवर द लोकेशन ऑफ ग्लासगो। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 2030 इंडिया विल इंश्योर 50% ऑफ इट्स एनर्जी विल बी सोर्स्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। लेकिन फ्रेंड्स ये बात बोली गई है, जब आप कोई भी लंबा ड्यूरेशन लेते हो, टारगेट को अपने अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम की डिमांड करते हो, मतलब आपको अपनी एफिशिएंसी पे डाउट है। और इसको हम फैक्ट्स के बेस पे बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एनटीपीसी ने नए प्रोजेक्ट्स, नए प्लांट्स इंस्टॉल करे हैं जिनमें जो फाइनेंसिंग करी गई है दैट इज फॉर 25 ईयर्स। मतलब क्या है, वो कोल फायर्ड है। वो मतलब ये है कि अभी इरादा क्या है, लंबा चलाने का है। तो इतना जल्दी फॉसिल फ्यूल्स को कम करना बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन जैसे कि कल हमने देखा था ये हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होगा। और थैंक्स टू इंक्रीजिंग प्राइसेस, ऑल्दो वी ऑल आर सफरिंग द पेट्रोल प्राइसेस एंड डीजल प्राइसेस व्हाट एवर इट इज गोइंग अप, लेकिन इसी के कारण से अब देखिएगा लोगों का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। एंड इन फ्यूचर इट विल फास्टन द स्पीड ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग इन फ्यूचर। जो काम अगले 20, 25, 30 साल में होते, जैसे कोविड के आने से डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो गया, उसी तरीके से पेट्रोल प्राइसेस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्विच करना, सोलर एनर्जी की तरफ पुश करना, ये सब चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से हो सकती हैं और इंडिया को इसमें लीडर बनना चाहिए। हमने कल भी बात करी थी, आज आप इसको देख सकते हो। इस पे मेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है इस पे। सो आई विल सेंड यू ऑन द ऐप एंड वी विल डिस्कस इन द क्लास। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन। नेक्स्ट इज जो बोला है इसमें प्राइम मिनिस्टर ने दैट इंडिया विल ऑल्सो रिड्यूस द एमिशन इंटेंसिटी पर यूनिट ऑफ जीडीपी बाई लेस देन 45%। इसको भी कैसे करेंगे, सेम मैकेनिज्म होगी इसमें। एमिशन इंटेंसिटी के बारे में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है व्हाट इट इज। तो इसका मतलब ये होता है कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करके अपने एनवायरनमेंट में और उससे कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 मिलियन रुपीस अपनी इकोनॉमी में ऐड करने के लिए आपको अपने एनवायरनमेंट में कितना टन कार्बन ऐड करना पड़ेगा। एंड इफ यू कैन डिवाइड इट बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री देन यू कैन फाइंड आउट एमिशन इंटेंसिटी पर कैपिटा, जो कि सबसे क्लियर कट मेजरमेंट होती है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच के कोरिलेशन को मेजर करने के लिए। तो इस पे आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बनेगा, यू कैन सी इट। नेक्स्ट वी कैन सी वी हैव सीन अबाउट फायर क्रैकर्स, और इसके बारे में ग्रीन दिवाली के बारे में इसमें आप देख सकते हो किसने इसको डेवलप करा है। और प्रीलिम्स में कुछ फैक्चुअल जैसी चीजें पूछी जाती हैं साइंस एंड टेक वाले पार्ट से। सो यू कैन बी आस्क्ड एज कि कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक पर्टिकुलर फायर क्रैकर को एक पर्टिकुलर कलर देने के लिए। तो ये एडिशनल एम्पावरमेंट है, इसका एम्पावरिशमेंट है। एंड यू कैन सी इट हियर, यू कैन सी इट। केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स। रेड कलर आता है स्ट्रॉन्सियम सॉल्ट से, ऑरेंज कलर आता है कैल्शियम से, बिल्कुल पूछा जा सकता है ये साइंस एंड टेक वाले पार्ट में। सोडियम सॉल्ट से आता है येलो कलर, बेरियम से आता है एप्पल ग्रीन कलर, और ब्लू कलर आता है कॉपर से। तो जनरली लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे कॉपर, कैल्शियम, सोडियम, ये इतना बेसिक चीजें तो हमें पता होनी चाहिए। चलो बेरियम स्ट्रॉन्सियम आपने नहीं पढ़ा होगा। कॉपर से ब्लू ब्लिस्टर्स बनते हैं, तो ग्रीनिश ब्लूइश बन जाती हैं चीजें इससे, बहुत डार्क ग्रीन या फिर ब्लू। तो कॉपर से आता है ब्लू कलर, और फिर इसके बाद आता है सिल्वर से आता है वाइट, और इसमें पर्पल कलर आता है कंबाइंडली कई सारे मटेरियल्स को यूज करने से। तो कम आप सारे नहीं याद कर सकते हैं, तो ये बेसिक 4 कलर प्लस ब्लू कलर
इतना आप याद कर ले, 5 कलर्स दे आर इम्पॉर्टेंट। बेरियम ग्रीन, सोडियम येलो, कैल्शियम ऑरेंज, स्ट्रॉन्सियम रेड एंड कॉपर ब्लू। हैवी मेटल कंटेंट्स हैं ये सारे। लेड जो है वो ऑक्सीडाइजर का काम करता है, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। लेड वर्क्स एज एन ऑक्सीडाइजर, ये ढेर सारी ऑक्सीजन प्रोक्योर करता है क्योंकि पटाखे फूटने के लिए बहुत सारी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है बर्न करने के लिए उनको। पोटेशियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्सियम, ये कलर देते हैं। ये बेरियम, ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे आपने देखा। और बाकी सारे जो हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो सल्फर के ट्राई ऑक्साइड भी होते हैं, आपने सुना होगा। डाई ऑक्साइड भी इसका बहुत ज़्यादा हेल्थ हजार्डस है, ट्राई ऑक्साइड उससे भी ज़्यादा होता है। तो एक सिगरेट पीने से भी, मतलब उसके इक्विवेलेंट जो सिगरेट का स्मोक होता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है जो फायर क्रैकर्स के स्मोक्स होते हैं। So that's why we need to be very careful while cracking the fires. Although it gives us fun, but it is detrimental heavily for our environment. तो कम से कम चलाएं। और दिवाली में लाइटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दें, कोशिश करें ऑर्गेनिक लाइटिंग करें, so that we can have happy दिवाली फॉर एवर। इसके बाद है इंडिया की डीपनिंग वाटर स्ट्रेस है। इस टॉपिक को इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब टॉपिक्स फ्रिक्वेंटली अकर होते रहते हैं इसमें पेपर में। एंड यू कैन सी इन 2015, 16, 17, 18, 19 एवरी ईयर एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम द वाटर क्राइसिस, फ्लड, ड्रॉट, इन सब से रिलेटेड। तो इसमें कुछ खास डेटा बेस्ड एनालिसिस इन्होंने नहीं करी है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट 2-3 थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस एडिटोरियल इज, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इंडिया में ओनली 4% वाटर रिसोर्सेज ऑफ द एंटायर ग्लोब, फ्रेश वाटर जो है वो इंडिया में अवेलेबल है, जबकि हम लोग 16% ग्लोबल पॉपुलेशन को कैरी कर रहे हैं और हमारा एरिया जो है वो भी काफ़ी कम है। तो मतलब पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू अदर पार्ट्स ऑफ द ग्लोब। अमेरिका में हमसे 4 टाइम्स ज़्यादा वाटर है और 3 टाइम्स कम पॉपुलेशन है, 3 टाइम्स ज़्यादा एरिया है, सो दे डोंट हैव एनी प्रॉब्लम अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन इंडिया में इसकी बहुत बड़ी स्कैर्सिटी है और आप देखोगे चेन्नई का एग्जांपल दिया है, यहाँ पे एक दिन जैसे ब्लैकआउट हो जाता है, पावर कट, ऐसे ब्लू आउट हुआ था यहाँ पे। ब्लू आउट मीन्स वहाँ पे वाटर सप्लाई फॉर ऑलमोस्ट 10 डेज, तकरीबन 1/4 ऑफ द सिटी में वाटर सप्लाई वाज सीवियरली अफेक्टेड। पानी नहीं मिल पा रहा था, लोग भागने लगे थे छोड़ छोड़ करके। बट वी हैव फॉरगेटन ऑल दीज थिंग्स, हमें नहीं भूलना चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे पंजाब में भी इन्होंने बताया है और हरियाणा में जो ग्राउंड वाटर है वो कितना तेजी से डिप्लीट हो रहा है बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चरल मिस एक्टिविटीज। यहाँ पे बताया गया है 82% ऑफ द पंजाब्स लैंड एरिया हैज सीन अ ह्यूज डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल्स। 82%, इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर फ्रेंड्स। अगर अभी भी हम लोग नहीं सोचते हैं इसके बारे में सो बहुत दिक्कत हो जाएगी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था डार्क जोन्स क्या होते हैं, तो वहाँ पे डार्क जोन्स डिक्लेयर कर रही है वहाँ की गवर्नमेंट, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, दे आर सेइंग दिस इज डार्क जोन एंड यू कैन नॉट फर्दर डिग वाटर फ्रॉम हियर। ट्यूबवेल का लेवल वो लोग बहुत नीचे करते जा रहे हैं, समटाइम्स इट गोज अप टू 1000 फीट बिलो द ग्राउंड, बिलो द सरफेस। तो इतना ज्यादा डीप से वो पानी निकाल के धान की खेती कर रहे हैं विच इज नॉट सुटेबल फॉर दी गिवन कंडीशन। राइस और पैडी कल्टीवेशन वहां पे होना चाहिए जहां नेचुरली मानसून से बहुत ज्यादा वाटरफॉल होता है। हरियाणा पंजाब इज नॉट गुड फॉर पैडी कल्टीवेशन, बट because of green revolution, this is the side effect of green revolution, that they are producing a huge amount of paddy। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है इन द नेम ऑफ MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसीज में कुछ ना कुछ फंडामेंटल इंप्रूवमेंट की जरूरत है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। वी आर ओनली लुकिंग फॉर द शॉर्ट टर्म गेन्स एंड वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर। सो कहीं बहुत भारी तबाही ना आ जाए फ्यूचर में, इसके लिए हमें अभी से प्लानिंग करनी पड़ेगी एंड दिस इज हाई टाइम टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स। इसके बारे में बोला गया है, सो यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल।
यहाँ पे आप देख लीजिए, डेटाबेस करके एक्सप्लेन किया गया है। दिस ग्राफिक एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। किस तरीके से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार में वाटर क्राइसिस है। 6% ऑफ जीडीपी इसके कारण ड्रॉप हो सकता है हमारा। और अभी हमको ये सिर्फ इसको एक नेचुरल रिसोर्स की तरह हम देख रहे हैं। फ्यूचर में एक इकोनॉमिक रिसोर्स भी है। इनफैक्ट इट हैज बिकम ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसोर्स। इट इज क्रिएटिंग अ बिग इकोनॉमी, सो एंड इट इज डिस्ट्रॉइंग द इकोनॉमी। अभी ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है, इसीलिए इट इज बीइंग इग्नोर्ड। सभी लोग वाटर के कैंपर्स यूज कर रहे हैं। इन फ्यूचर जब फुल्ली डिप्लीट हो जाएगा तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। फिर क्या होगा, जब हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी, पंजाब हरियाणा अगर बंद कर देंगे पैडी कल्टीवेशन, तो फूड प्राइसेस बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाएंगे। हमें लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए अपनी कंट्री को मैनेज करने के लिए। सो दैट्स वाई यूपीएससी एवरी ईयर आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो दैट यू आर गोइंग टू बी द ब्यूरोक्रेट ऑफ द फ्यूचर। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सो दैट यू हैव इनफ सेंसिटिविटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। इसको कौन सोचेंगे, बाकी लोगों के पास तो टाइम नहीं है सोचने के लिए। सो यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू डू समथिंग अबाउट दैट। और फ्यूचर में एक बड़ी क्राइसिस हो सकती है। सो दिस इज अबाउट द वाटर मैनेजमेंट। नाउ कास्ट सेंसस की बात करें। अनफॉर्चुनेटली आवर पीपल एंड पॉलिटिशियंस आर एंगेज्ड एंड मोर इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल अफेयर्स एंड इकोनॉमिक अफेयर्स। सो कास्ट सेंसस के बारे में यहाँ पे बोला गया है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ से 2 क्वेश्चन कम से कम बन सकते हैं इसके मेंस के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। एक तो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2015 में हुई थी, उसके बारे में प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या इंडिया में जो सेंसस होती है वो कास्ट को इंक्लूड नहीं करती है। द सेंसस, the decadal census that happens in India, it does not include caste datas। एक स्टेटमेंट ऐसे दिया जा सकता है फ्रेंड्स, जो कि सही होगा या गलत होगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। सो पॉज द वीडियो एंड कमेंट। और इसके बाद में फिर आप देखिए यहाँ पे ये सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाएंगे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद। इट्स अ फुल्ली लोडेड आर्टिकल। इसमें आपको पता चलेगा कि इंडिया में जो कास्ट सेंसस, जो सेंसस होती है, रेगुलर सेंसस जो रूटीन सेंसस है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स डेटाज रिलेटेड विथ कास्ट बट ओनली अबाउट शेड्यूल्ड कास्ट पीपल एंड शेड्यूल्ड ट्राइब पीपल। ओनली एससी एंड एसटी पॉपुलेशन के डेटाज को इंक्लूड करते हैं यहाँ पे। बाकी जो ओबीसी डेटाज और अनरिजर्व डेटाज हैं, इनको डायरेक्टली यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है। और अदर बैकवर्ड कास्ट में से कौन सी कास्ट आती हैं, कौन सी कास्ट नहीं होती हैं, ये भी इसका काम नहीं है। तो इसके लिए एक सेपरेट सेंसस हुआ था 2015 में, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस। इसके पहले ब्रिटिश टाइम पे भी एक कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ था। तो ये दोनों अलग चीजें हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली इस डेटा का यूज करती है। लेकिन ये लोग मांग कर रहे हैं, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, दे आर डिमांडिंग दैट देयर शुड बी अ कंप्लीट सेंसस ऑफ कास्ट। जो सेंसस हो रही है इसमें कास्ट के डेटाज को बहुत ही इलेबोरेटली यूज किया जाए। आपको मालूम ही होगा ऐसा क्यों डिमांड कर रहे हैं लोग। इनफैक्ट रियलिटी इज दैट फ्रेंड्स, दिस आर्टिकल ऑल्सो मेंशंस हियर, यू कैन सी कि यहाँ पे जो भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने प्राइवेट सोशल रिसर्च इंस्टीट्यूशन से ऐसे ऑलरेडी सर्वेस करवा रखे हैं। तो उनके पास में सब कुछ क्लियर है, बट पब्लिकली ऐसे डेटाज नहीं हैं और उतने बल्क में डेटाज नहीं है ऑल इंडिया लेवल पे। सो दे वांट ऑफिशियल डेटाज। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो एक्सपर्ट्स हैं हमारे वो बोल रहे हैं, पहली बात तो ये डेमोक्रेसी का फिर आइडिया ही खत्म हो जाएगा एंड इट विल फर्दर डीपेन द सेंटिमेंट्स ऑफ कास्ट इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल। ये इसकी एक प्रॉब्लम है। दूसरा क्या, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कैन द गवर्नमेंट बी ऑथराइज टू डू एनीथिंग। आप पब्लिक का पैसा, आप टैक्स पेयर का पैसा ऐसे लगा सकते हो आप कास्ट सेंसस करवाने में, जो कि किसी भी एंगल से ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है इकोनॉमी के लिए, एंड इट कैन क्रिएट अ डिवाइड बिटवीन पीपल। It can further resurface the caste barriers
जो कि ऑलरेडी धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहे थे अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरिया के लोग भी इंटरेस्ट डेवलप कर लेंगे कास्ट के बारे में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें ये होती है कि इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, जैसे कई सारी कास्ट हैं वो हायर या फिर लोअर कास्ट की तरफ अपने आप को मोबिलाइज करने की कोशिश कर रही हैं, जिसको डिसंस्क्रिटाइजेशन बोला जाता है। मतलब दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस देयर सोशल स्टेटस इन टर्म्स ऑफ कास्ट so that they can be better beneficiaries of the reservation system which is based entirely on the caste। इसके बारे में प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हो सकती है टुमारो द अदर इंस्टीट्यूशंस विल डिमांड द रिजर्वेशन द सेंसस बेस्ड ऑन रिलीजन। तो ये तो फिर हम अपने देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे। इट कैन बी ए डिवाइसिव पॉलिटिक्स एंड एक्टिविटी। Apart from that, it is very difficult to categorize the castes for other backward caste group people. So it is said that these data even might erode the faith of people into the census data, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं डेटास को कोलेट करने में। So it will create a big problem। और ये भी हो सकता है कि हम रॉन्ग डेटास कलेक्ट करें। अगर बात सिर्फ डेटास तक होती तब भी बात चल जाती। उसी डेटा के बेस पे डिसीजन लिया जाएगा कौन सी कास्ट को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। जस्ट इमेजिन इफ एनी कास्ट इज इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड। किसी स्टेट में वही कास्ट या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक में या डिस्ट्रिक्ट में वही कास्ट ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ है, अदर डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है, तो वहाँ पे कैसे डिसाइड किया जाएगा कि इनको हमें रखना है कि नहीं रखना है रिजर्वेशन की कैटेगरी में। अगर उन्होंने सही से रखा और वो लोग सेटिस्फाई हो गए तो ठीक है, अदरवाइज दे कैन गो टू द जुडिशरी, केसेस के नंबर बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो ये सारे एंगल्स को ध्यान में रख करके इसमें एक फुल फ्लेजेड मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब धीरे धीरे कास्ट जो है अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैटर नहीं कर रही है। मतलब अब फ्यूचर में क्या होगा, कास्ट नो लॉन्गर मैटर्स इन शेपिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड आउटकम्स इन 21st सेंचुरी। लेकिन इसको बोला जा रहा है कि एलीट का आइडिया है। इनकी डिमांड भी जायज़ हो सकती है कुछ रीजंस से, जैसे कोई भी चीज़ हो वो सही है या गलत है, ये दोनों डिसाइड करने के लिए हमें एक्यूरेट डेटाज की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे पास अच्छे से वेल मेथोडोलॉजिकल डेटाज अवेलेबल हो जाएं और वेल डिफाइंड रिसर्च हो जाए इसके लिए, सो वी कैन हैव गुड डेटाज अबाउट दिस, और हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं डिसीजन लेने के लिए हमारे ऑफिसर्स को, हमारे पॉलिटिशियंस को। और इसके अलावा इसमें जो है प्रॉब्लम्स ये हैं कि इनका मानना है कि पास्ट 70 ईयर्स से रिजर्वेशन है, दैट इज बेस्ड ऑन कास्ट। लेकिन जो अपर ब्यूरोक्रेसी है, जो एलीट ब्यूरोक्रेसी है, आप यहाँ पे 2019 का फिगर दिया गया है, आउट ऑफ 82 सेक्रेटरीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ओनली 4 बिलोंग टू SC ST। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो SC ST कम्युनिटी के हैं और उनको भी कोई अच्छी मिनिस्ट्री नहीं मिली हुई है। तो इसके कारण ऐसा बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी कास्ट के कोनंड्रम्स ऐसे हैं, कास्ट के नेक्सस ऐसे हैं कि जो टॉप अपॉइंटमेंट्स होते हैं वहाँ पे अपनी कास्ट के लोगों को प्रेफरेंस दे करके लोग उनको अपॉइंट कर दिया जाता है, ऐसा मानना है एक ग्रुप का। जबकि दूसरा ग्रुप बोलता है कि मेरिट के बेस पे जो अनरिजर्व्ड कास्ट के लोग हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर लेते हैं, वो प्रमोशंस को अचीव कर लेते हैं, जबकि जिनका सिलेक्शन ऐसे एग्ज़ाम दे करके हुआ है, जिनके पास में रिजर्वेशन कोटास को यूज़ करके जिन्होंने सिलेक्शन लिया है, उनके पास मेरिट की कमी होती है और वो उतने ज़्यादा ऊपर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए ये लोग डिमांड कर रहे हैं प्रमोशन में रिजर्वेशन की। ऐसा दोनों लोगों का आइडिया है और इसमें फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ सकती हैं। तो इन सारे डायमेंशंस को आप लोग देखें और फिर बाद में कंक्लूजन निकालें कि क्या हो सकता है। So if you have concluded anything, you can comment on the comment section and we can further discuss about that. Okay friends, only this much for today. Have a nice day.
and please keep on watching. And this was a short summary of the today's The Hindu newspaper. Some of my friends are saying that this kind of summary should be made for the Indian Express as well, so I will consider. तब तक के लिए thank you so much. Keep on watching and referring to your friends so that maximum people can draw the benefits from that. Thank you.